नवोत्तम के घर के बाहर उसका इंतज़ार बैग वाला कर रहा होता है। नवोत्तम जैसे ही उसे देखता है, सोचता है कि ये तो पीछे ही पड़ गया। बैग वाला उसके करीब आते हुए बताता है कि फैक्ट्री के पास उसके भतीजे को वापस आते हुए एक कुत्ते ने काट लिया। उसके बाद से वो कुत्ता अजीब होता जा रहा है और उसका भतीजा भी। समझ में नहीं आ रहा कि किससे मदद मांगे। नवोत्तम उसके पास बैठ उसे धीरज रखने को बोलता है और बोलता है कि वो फिक्र ना करे, जल्दी ही ये समय गुजर जाएगा। बैग वाला अपने आंसू पोंछते हुए आगे को जाने लगता है। नवोत्तम रात में फिर तिरंगों वाली जगह पे पहुंचता है और उसके नज़दीक कैद हुए उस कुत्ते को हवा में रह के देखता है। कुत्ता वहशी और ताकतवर हो रहा था, जबकि क्लिनिक में पड़ा भतीजा दर्द के मारे चिल्ला रहा था। डॉक्टर को उसकी रिपोर्ट देख कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे का इलाज कैसे करें। शक्तिमान बन के वो सबके सामने नीचे आता है और कुत्ते को छूता है। कुत्ता शांत होते हुए सो जाता है। फिर वो क्लिनिक की तरफ जाता है, भतीजे को छूता है और सुलाने की कोशिश करता है, पर भतीजे का शरीर उसकी शक्ति के संपर्क में आते ही बदलने लगता है, नॉर्मल होने लगता है, उसके घाव भरने लगते हैं। शक्तिमान ये करना नहीं चाहता था, पर ये हो रहा था। डॉक्टर दोनों के चेहरों को देख रहा था और समझ रहा था कि कुछ तो शक्तिमान के मुताबिक नहीं हो रहा। भतीजा नॉर्मल होकर शक्तिमान का धन्यवाद करता है। तभी एक ज़ोरदार आवाज़ होती है। शक्तिमान आवाज़ की तरफ जाता है। वो आवाज़ तिरंगों वाली जगह से आई होती है और शक्तिमान की बनाई लोहे वाली दीवार का कोई हिस्सा वहाँ नहीं होता। कुत्ता कैद को तोड़ चुका होता है और लोगों पे हमला कर रहा होता है। शक्तिमान लोगों की हिफाजत के लिए कुत्ते से लड़ता है और उसे कुत्ते को जान से मारना पड़ता है, जो कि मरने से पहले एक बैल जैसा हो चुका था। शक्तिमान शहर की हवा में कुछ महसूस करता है और वहाँ से निकल जाता है। सुबह साइंटिस्ट और उसके स्टूडेंट सुरंग के बिल्कुल बाहर जागते हुए दिखाई देते हैं। साइंटिस्ट का गैजेट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। साइंटिस्ट दोनों स्टूडेंट को उनके घर जाने को बोलता है और अपने घर अपनी लैब में गैजेट को ठीक कर रहा होता है। लैब में अंधेरा पड़ने लगता है और एक गोले में से आवाज़ आती है कि फैक्ट्री के पास जाओ और वहाँ गैजेट का इस्तेमाल करो। साइंटिस्ट मानो अपने काबू में ना हो और वो खुले गैजेट के साथ ही उधर जाने लगता है। वहाँ उसे ऊर्जा के कई सैंपल, कुत्ते वाली घटना और भतीजे के बारे में पता चलता है। वो भतीजे का थोड़ा ब्लड सैंपल निकालता है और सिरिंज के अंदर उसे अजीब सी हलचल दिखाई देती है। बैग वाला भतीजे के घर साइंटिस्ट को कुछ देता है और बोलता है कि लैब में पहुंच के ही खोलना। साइंटिस्ट देखना चाहता है उसी समय, पर हिम्मत नहीं कर पाता। नवोत्तम सुबह ध्यान में बैठा होता है और उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ को और सफाई से सुनना शुरू करता है। वो आवाज़ उसे बताती है कि वो उनके लिए एक वरदान है और वो एक बार उससे मिलने के लिए उसकी इजाज़त चाहते हैं। नवोत्तम आँखें खोलता है और बिना बोले सर को हाँ में हिलाता है और बिस्तर से उठ जाता है। साहिल के साथ बॉस की नातिन वैन में इसे लेने आते हैं। ये सभी उसी फैक्ट्री के पास जा रहे होते हैं। साहिल को नेट से पुरानी फ़ोटो मिली होती है उसी फैक्ट्री की, और नातिन क्लिनिक में डॉक्टर और उसके बाद भतीजे से मिलने के लिए जा रही होती है। तीनों वहां पहुंच के अपने काम में लग जाते हैं। लैब में साइंटिस्ट रात से ही लाइव ब्लड सैंपल पे रिसर्च कर रहा होता है और परिणाम देख के हैरान हो रहा होता है, क्योंकि वो खून, वो लिक्विड काफ़ी शुद्ध, ताकतवर और साफ़ होता है, पर वातावरण के अनुकूल नहीं होता। इसीलिए खुले वातावरण में वो अजीब प्रतिक्रियाएं करता है। लैब में गोला फिर खुलता है और आवाज़ आती है अंदर से कि उसे क्या परिणाम मिले। साइंटिस्ट बताता है कि जिसका भी खून है वो बेहद ताकतवर है, क्योंकि ये पूरी तरह से शुद्ध है, और अगर किसी वस्तु पे इसे इस वातावरण के अनुकूल करके डाल दिया जाए तो वो वस्तु भी ताकतवर हो जाएगी।
गोले से आवाज़ आती है कि क्या तुम फिर इसे अनुकूल कर सकते हो? साइंटिस्ट हाँ बोलता है और गोला बंद होने लगता है। नवोत्तम नातिन के साथ डॉक्टर की सारी बातें सुनता है और डॉक्टर जब रिपोर्ट की बातें करता है तो वो बताता है कि उसकी रिपोर्ट इतनी ज़्यादा अजीब थी कि मानो वो इस धरती का था ही नहीं। और जब वो ठीक हुआ शक्तिमान के आने के बाद तो उसकी अगली रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। ये बात सुन के नवोत्तम भी सोच में पड़ जाता है और आंखें बंद करता है। जैसे ही आंखें बंद करता है उसे सुबह वाली आवाज़ फिर आती है कि वो उसके नज़दीक ही है, बस मिलने की इजाज़त चाहिए। नवोत्तम चौंक जाता है और नातिन के पूछने पे खाने का बहाना करके निकल जाता है। वहाँ से वो तिरंगों वाली जगह पे जाता है और महसूस करता है कि अब वहाँ कुछ नहीं है। उसे बस पाँव के निशान दिखाई देते हैं जो कुछ ही कदमों के बाद गायब हो जाते हैं। नवोत्तम सोचों में डूबा होता है। एक कुत्ता उसके सामने आता है और उसके मुंह में खून लगा होता है, उसी जीव के खून जैसा। नवोत्तम खून को देख शक्ति से उसके पेट में प्रतिक्रियाएं करता है, जिससे उसके अंदर का खून बाहर आता है और कुत्ता वापस जाने लगता है। नवोत्तम खून को नष्ट करता है और फैक्ट्री की तरफ जाता है। तीनों भतीजे का हाल जानते हैं और वैन लेके ऑफिस आते हैं। साहिल ऑफिस से बाहर निकलता है और दूसरे कपड़ों में वापस अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है और नवोत्तम को बुलाता है। साहिल नवोत्तम से सीधे ही लफ्ज़ों में बात करता है कि उसने वहाँ उसकी शक्ति का उपयोग किया या नहीं, क्योंकि उसके फैक्ट्री से कोई गलत सुराग नहीं मिल रहा। नवोत्तम उसे तिरंगों वाली बात बताता है तो वो गुस्से से पूछता है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं। नवोत्तम जवाब देता है क्योंकि वो खुद नहीं जानता वो माया जाल क्या था और कैसे वहाँ आया था और हटा कैसे। साहिल उस पर गुस्सा करता है और ये सब नातिन बाहर से देख लेती है। फिर साहिल उससे माफ़ी मांगता है और शक्ति का इस्तेमाल करने को बोलता है, ये जानने के लिए कि वो तो ठीक है ना। तो जैसे ही नवोत्तम उसे छूता है उसके बदन में बहुत दर्द होता है और उसकी चीख निकल जाती है। सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है तो वो हंसते हुए ताली बजाता है और गिरते हुए बैठने की एक्टिंग करता है। नवोत्तम के साथ ये दूसरी बार हुआ था कि जो वो करना चाहता था उसके विरुद्ध कुछ हुआ हो। नवोत्तम अपने आप पे शक करने लगता है और कैबिन से बाहर आता है। साहिल भी खुद को संभाल के वॉशरूम की तरफ जाता है। तभी मेन गेट से साहिल पुराने कपड़ों में वापस आता है। ये देख प्यून बोलता है कि साहिब, आप तो वॉशरूम में गए थे तो बाहर से कैसे? नवोत्तम ये बात सुन लेता है और साहिल प्यून को बोलता है कि थोड़ा कम फ़ोन चलाया कर। साहिल फिर नवोत्तम को ऊंचा बोलता है कि यार इसका कुछ करो, नहीं तो इसे मोबिलेनिया हो जाएगा। ये बात सुन सभी उसका थोड़ा मजाक बनाते हैं, मगर नवोत्तम इस सब पे ज़रूर ध्यान देता है। रात को नवोत्तम सब्जी के थैले के साथ ताला खोल रहा होता है और उसे परेशानी हो रही होती है कि तभी बैग वाला आता है और बोलता है कि साहब कमाल हो गया, देवता खुद ज़मीन पर आ गए और वो भी मुझ जैसे गरीब की ज़िंदगी में। ये सुन नवोत्तम थोड़ा हैरान होता है और बात पूछता है। वो बोलता है कि उसकी प्रार्थना की वजह से उसका भतीजा अब दोबारा काम पे जाने लगा है और वो भी बिना ज़्यादा खर्चा करवाए, वरना डॉक्टर तो उन गरीबों को खा ही जाते। तो वो जवाब देता है, अरे ऐसा नहीं है, उन्होंने भी तो उनका काम करना है ना। अगर समय लगता है परिणाम आने में तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना। पर बैग वाला ये बात नहीं सुनता और उसके पाँव छूने लगता है धन्यवाद करने के लिए। नवोत्तम बोलते हुए ताला खोल रहा होता है और जैसे ही उसके हाथ उसके पाँव को लगते हैं उसे भी दर्द होता है और वो झट से पीछे हाथ करता है। ये देख वो बैग वाले को सहारा देने के लिए छूना चाहता है, पर बैग वाला पहले ही वहाँ से निकल जाता है तेज़ी से। घर में जाने के बाद नवोत्तम चिंता में डूबा होता है कि उसकी शक्ति अब उसके काबू में न होकर दूसरों को चोट पहुँचा रही है। उसे अब ये शक्ति नहीं चाहिए। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। एक नन्हा पड़ोसी उसके लिए उसके जन्मदिन की टॉफ़ियाँ देने आया होता है। नवोत्तम उससे वो लेता है, उसे मुबारकबाद देता है और एक टॉफ़ी उसे खिलाने लगता है।
जैसे ही उसकी उंगली उसके शरीर पे लगती है उसे दर्द होता है और वो रोने लगता है। उसकी मम्मी नवोत्तम को बहुत बुरा भला कहती है, बोलती हुई बच्चे को लेकर चली जाती है। नवोत्तम ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता है और टॉफ़ियाँ फैला देता है। उसका उस पर काबू नहीं रहता। एक बार और वो हाथों को माथे पे रख आंखें बंद करता है। जैसे ही आंखें बंद करता है आवाज़ फिर आती है और बोलती है कि शांत हो जाओ, वो तुमसे खेल रहा है। मैं उसकी बुरी शक्ति को महसूस कर सकती हूँ। आगे बोलने से पहले नवोत्तम आंखें खोल लेता है और बाल नोचते हुए चीज़ें तोड़ने लगता है। चिल्लाता है कि तभी दरवाजे पे फिर दस्तक होती है। नातिन उसके पास रिकॉर्डिंग के लिए टेप लेने आई होती है, क्योंकि अगली सुबह मार्केट बंद होने के कारण उसे जल्दी वहाँ से निकलना होता है उसकी सहेली को लाने के लिए, जो कि बहुत दूर से आ रही होती है। पर वो नवोत्तम को देख और घर को देख, बिखरे कचरे को देख अंदर आती है और उसे सवाल करने लगती है। नवोत्तम सब ठीक है बोलते हुए उसे नई टेप देता है और जाने के लिए बोलता है। नातिन, मेहमान की ऐसे खातिरदारी करते हो क्या तुम? बोल के गुस्से में चली जाती है। नवोत्तम दरवाज़ा लगा के नहाने के लिए नल खोलता है और नहाते हुए बार बार हाथों को देख रहा होता है। उसकी उंगलियों वाले एलिमेंट्स के निशान फीके हो चुके होते हैं। नवोत्तम बड़बड़ाने लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, बस मरने ही वाला हूँ। थोड़ी रात हो चुकी होती है तो दरवाजे पे फिर दस्तक होती है। नातिन की गाड़ी ख़राब हो चुकी होती है और वो वहाँ रुकना चाहती है रात के लिए। नवोत्तम पहले मना करता है, पर वो बताती है कि ऑटो वाले किसी झगड़े के कारण स्ट्राइक पे हैं और उसके नाना एक शादी अटेंड करने गए हैं। नवोत्तम मजबूरी में उसे अंदर आने को बोलता है। नातिन को पानी देता है और फिर खाने के लिए भी फल काट के देता है। थोड़ी देर के बाद वो उससे माफ़ी मांगना चाहता है, पर नातिन बोलती है कि ऑफिस में साहिल उसे पसंद नहीं करता और जलता है उससे, और ये बोलती हुई उसके कपड़े से पकड़ उसे बिठाती है। नवोत्तम बोलता है कि नहीं, वो वैसा नहीं है। नातिन उसे फल खाने के लिए बोलती है और थोड़ी ज़बरदस्ती करने लगती है। नवोत्तम उसके हाथ को दूर करते हुए उठता है और नातिन सहम जाती है। नवोत्तम उसे दोबारा छूता है तो फल वाली प्लेट उससे गिर जाती है। नातिन बोलती है कि तुमने ये गलत किया। नवोत्तम बोलता है कि मैंने क्या किया। सुबह नवोत्तम बिस्तर से उठता है और नातिन को जगाने की कोशिश करता है। वो नहीं उठ रही होती। फिर नहाने के बाद वो कोशिश करता है उठाने की, पर इस बार भी वो नहीं उठती। नवोत्तम उसकी सांसें और धड़कन चेक करता है, दोनों बंद होते हैं। नवोत्तम एकदम से गिरता है और बड़बड़ाने लगता है। उसके अंदर से आवाज़ आती है कि जो हुआ सो हुआ, ख़त्म कर दो इसके शरीर को, किसी को नहीं पता चलेगा इसके बारे में। नवोत्तम नहीं नहीं नहीं, चुप हो जाओ बोल के सोचने के लिए फिर आंखें बंद करता है। फिर उसे आवाज़ आती है कि उसे अब मिलना है ताकि वो उसकी मदद कर सके। तुम भी चुप हो जाओ बोल के वो आंखें खोलता है। फिर वो शक्तिमान के रूप में आता है और नातिन के बेजान शरीर को लेके एक उजाड़ जगह में दिखता है। वो उस शरीर को आग लगा देता है और रोते हुए, मुझे माफ़ कर देना, मेरी शक्तियों पे मेरा काबू ना होने के कारण ये सब हुआ है, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। बोलता रहता है, रोता रहता है। कैमरा जलती आग के अंदर जाते हुए बंद हो जाता है।